कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जिनमें हम बिल्कुल कहते हैं कि आप पैराग्राफिंग ही करें, जैसे इंग्लिश राइटिंग स्किल्स हो गया या कुछ और ऐसे पेपर्स हो गए। इसके पेपर में अगर मैं कहूँ हाउ टू आंसर अ क्वेश्चन, एक तो आपने ये करना है बेटा कि यूज सेपरेट पेज फॉर ईच क्वेश्चन। अगर आपका क्वेश्चन हाफ पेज भी खत्म हो गया तो उधर से ही आपने स्टार्ट नहीं कर लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज की स्टार्ट करना है। एक तो आपकी प्रेजेंटेशन पेज जो पेपर की होनी चाहिए वो भी नीट हो, मस्ट भी नीट। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास बेटा आप हेडिंग्स दो जहां जरूरत है, बुलेट पॉइंट्स में जो चीजें आप देख रहे होंगे कि ये चीजें अगर मैं बुलेट पॉइंट्स में लिखूं तो ज्यादा प्रोमिनेंट होंगी और मैंने कई पॉइंट्स यहाँ पे बताने थे, पॉइंट आउट करना था, तो मैं अपनी एफर्ट हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो वो हाईलाइट ऐसे करेंगे आप बुलेट पॉइंट्स में बातें कर लें। इसके अलावा यूज ब्लैक पेन ओनली, ब्लैक इंक ओनली। इंक पेन नहीं कह रहा, बस ब्लैक कलर का पेन हो, ब्लैक कलर की राइटिंग हो। ये होगा आपके पास। आपको टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं, फॉर एग्जांपल 3 क्वेश्चंस देता हूँ या 4 क्वेश्चंस देता हूँ या 25 मार्क्स का पेपर दे देता हूँ, तो उसके लिए आपके पास 1 आवर होगा जो आप लोगों ने जिसमें सॉल्व करके मुझे सेंड करना है। तो पहले तो आज की क्लास में आप बता दें कि चैप्टर 2 में से अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद चैप्टर 1 को हल्का सा स्टार्ट कर लेते हैं आज। कोई कंफ्यूजन हो चैप्टर 2 में? नो सर। नहीं? हो सर। ठीक हो गया। हमजा, हबीबा, यूसुफ, अनीस, अरूबा, तकदीस, चलो अगर सब क्लियर है तो शुक्र है। बेटा चैप्टर 1, चैप्टर नंबर 1, अगर एग्जाम वेटेज के हवाले से बात करें तो एग्जाम वेटेज इसकी अच्छी खासी रही है पास्ट में, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल लाजमी है कि हर बार आना ही आना है, इसमें से क्वेश्चन की लेंथ या ज्यादा मार्क्स का आना है। कम से कम इस चैप्टर में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है, ज्यादा से ज्यादा 22 मार्क्स के क्वेश्चन आ चुके हैं इस चैप्टर में से एक पेपर में। हमारे चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि कम से कम 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है इसमें से एक पेपर में, और ज्यादा से ज्यादा 22 मार्क्स के एक पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं इसके। बेटा ये जो हमारा चैप्टर है इसमें काफी सारी थ्योरीज हमने देखनी है, थ्योरीज होंगी, थ्योरीज की बेस पे एनालिटिकल एनालिसिस के क्वेश्चन भी आएंगे, थ्योरीज के लिए हमारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आएंगे। इनमें हमने डिफरेंट थ्योरीज देखनी है कि मैनेजमेंट स्टाइल्स क्या क्या होते हैं, किस किस तरह की मैनेजमेंट होती है, फिर एनालिटिकल क्वेश्चन उसमें से कैसे बनते हैं
कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल बता देता है पैसेज में कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ये हो रहा है, ये काम है, ये है, ये है, ये है। बताएं इसके लिए फलां थियरिस्ट की थ्योरी के मुताबिक कौन सा मैनेजमेंट स्टाइल सूटेबल रहेगा। ये 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का एक पार्ट दे देता है जिसमें जस्ट हमने नाम लिखना होता है और फिर आगे कहता है कि अच्छा जी ये थ्योरी जिसके मुताबिक आपने डिसीजन लिया ये थ्योरी कहती क्या है और एक्सप्लेन करेंगे ये डिसीजन क्यों लिया। तब आप उस थ्योरी को थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करते हैं अपने क्वेश्चन से रिलेट करके कि मैंने ये डिसीजन इस पॉइंट का इस वजह से लिया, इस पॉइंट का इस वजह से लिया। इसमें बेटा हमारे पास जो चीज हमें फ्रस्ट्रेट करेगी वो क्या होगी? repetition of thought, repetition of terminology in theories। हम जब इसमें थीरीज पढ़ रहे होंगे हमें ऐसा लगेगा सारा टर्मिनोलॉजी भी सेम होगी, सब ने एक दूसरे को रिफ्रेज करके बस अपने नाम से थीरीज बनाई है। ये इस चैप्टर का हमारा फ्रस्ट्रेटिंग एलिमेंट होगा। बाकी इस चैप्टर में हम जब स्टार्ट लेंगे अभी थोड़ी देर बाद, तो ये चैप्टर हमारे लिए बेस बिल्ड करेगा, बेस बिल्डिंग फॉर चैप्टर जो हमारा इसमें एक है लीडरशिप का, उसके लिए बेस बिल्डिंग होगी इस चैप्टर में। कुछ अगर इस चैप्टर का पहले पूरा बेटा इस चैप्टर का आप लोगों को एनालिसिस दे रहा हूं उसमें है क्या क्या। इस चैप्टर में कुछ इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है लेकिन हम उसे देख लेंगे फिर भी छोड़ेंगे नहीं। वो कौन सी है? वो रिसर्च से रिलेटेड है, तो हम उसको उतना ही देखेंगे जितना हमें जरूरत है। ये टोटल इस चैप्टर का स्केच है। अब बेटा मैनेजमेंट, आप लोगों के ख्याल में व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट का पर्पस क्या है? मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? मैं आप लोगों से सुनना चाहूंगा कि आप लोग क्या समझते हैं, आपका माइंड क्या कहता है इस बारे में। Looking after the decisions of the firm and making decisions मेकिंग डिसीजंस, and looking after the decisions. लुकिंग आफ्टर द डिसीजंस। जी और कोई? सर प्लानिंग सर ऑर्गेनाइजेशन की हर चीज resources and प्लान employees करना, मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व यूटिलाइजेशन। करना। ठीक, और कोई? चीज़ों को कंट्रोल करना या फिर लोगों को। चीजों को, लोगों को कंट्रोल करना, काम को मैनेज करना। ठीक हो गया। कोई और ऐड करना चाहेगा? maintaining order and motivating employees। ठीक हो गया। मैनेजमेंट बेटा पहले दिन ही मैंने आपको कहा था कि बिजनेस में हमारा प्राइम पर्पस क्या होता है? मैक्सिमम यूटिलिटी ड्राइव करना, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, या जिसके लिए हम ऑप्टिमाइजेशन का वर्ड यूज करते हैं, ऑफ रिसोर्सेज। और मैंने इसमें कहा था आपको कि इसमें हमारे पास दोनों आ जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज भी आ जाते हैं और अदर रिसोर्सेज भी आ जाते हैं। अदर रिसोर्सेज भी टेक्नोलॉजी हो गई, एसेट्स हो गए हमारे। अब मैनेजमेंट के लिए बेटा डेफिनेशन अगर हम देखें तो आपकी बुक में उसने 2 डेफिनेशन दी हुई हैं। जरा बुक की डेफिनेशन देख लेते हैं, बुक से रिलेट कर लेते हैं।
बेटा बिल्कुल स्टार्ट में मैनेजमेंट के बिल्कुल स्टार्ट में वो हमें कहता है कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डीलिंग विद और कंट्रोलिंग रिसोर्सेज एंड पीपल टू अचीव अ स्पेसिफिक पर्पस डीलिंग विद और कंट्रोलिंग people and resources. ये बात आ रही इनसे डील करना डील कैसे करना कि इनसे मैक्सिमम यूटिलिटी आ सके इनको कंट्रोल करना कंट्रोल डिफरेंट वेज में किया जाता है हम अपने रिसोर्सेज को फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें ह्यूमन रिसोर्सेज को कंट्रोल कैसे करते हैं एक तो उनके फंक्शंस डिफाइन करके कि आपने ये काम करना उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन बना दी हम उन्हें कंट्रोल कैसे करते हैं हम उनकी इवैल्यूएशन करके असेसमेंट करके तो एक डेफिनेशन तो ये कहती है हमें कि डीलिंग विद और कंट्रोलिंग पीपल एंड रिसोर्सेज दूसरी डेफिनेशन जो आपकी बुक में गिवन है वो कहता है कि गेटिंग पीपल टू वर्क गेटिंग पीपल टू वर्क यहां से नजर नहीं आएगा दूसरी साइड पे getting people to work harmoniously together by making efficient use of resources efficient use of resources to achieve a goal. इसको अगर हम क्रैक करें तो हमें मैनेजमेंट का बेसिक पर्पस इस डेफिनेशन से मिल जाता है गेटिंग पीपल टू वर्क इसका मतलब मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स कंट्रोलिंग और डीलिंग विद पीपल किस तरह हार्मोनियसली टुगेदर मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ पीपल स्किल्स लोगों को एक दूसरे के साथ हार्मनी में काम कराना है हमने तो मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स पीपल स्किल्स लोगों को मैनेज करना आना चाहिए लोगों की साइकोलॉजी को समझना लोगों की साइकोलॉजी के मुताबिक उन्हें डील करना कैसे लोगों को डील करना है कि ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट में वो लोग एफिशिएंटली काम कर सकें कैसे लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करने हैं कैसे लोगों को जॉब असाइन करनी है कैसे अपने ऑफिस का फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों एनवायरनमेंट जो है तो हमने अंडर कंट्रोल रखने हैं पीपल स्किल्स by making efficient use of resources managing resources की बात भी आ गई और उनके एफिशिएंट यूज की बात भी आ गई कि हमने रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है कि उनसे हम ऑप्टिमाइजेशन हासिल कर सकें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हासिल कर सकें
टू अचीव अ गोल, और मैनेजमेंट टोटली की क्यों जाती है ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने के लिए। कलेक्टिव गोल जो हमने ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करते हुए कहा था, कलेक्टिव गोल जिसके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, बिजनेस है तो प्रॉफिट, एनजीओ है तो सोशल वेलफेयर। तो ये हमारा बेसिक दो डेफिनेशन जो आपकी बुक में उसने मैनेजमेंट की दी है वो है। मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है किसी बिजनेस में, ये आप लोगों से मेरा सवाल है। इज proper management important for a business or an organization? Can it yield any impact on the functioning or operations of an organization if it is not suitable to that? Yes, sir, Sweli. बेटा मैनेजमेंट की है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में। मुझे आप करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करके अगर किसी कारोबार में बिठा दें और मुझे कहें कि आपने मैनेज करना है ये सारा, मेरा बिजनेस माइंड ही नहीं। आई एम काइंड ऑफ अ लेजी पर्सन, अ प्रोक्रास्टिनेटर। मैंने उसे क्या मैनेज करना है? पीपल स्किल्स तो है मुझमें, बट रिसोर्सेज को मैनेज करना, I'm not a person who can manage resources within bounds. I'm not a person who is able to stop people when they are doing wrong. मैं उस बिजनेस को कहां चला सकता हूं? हमारे पास में ऐसी कई एग्जांपल्स हैं कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जस्ट मैनेजमेंट अच्छी ना होने की वजह से या तो अपने पोटेंशियल को अचीव नहीं कर सकी या बिल्कुल ही खत्म हो गई। जो नोकिया डूबा है तो क्या उसमें उसकी मैनेजमेंट का हाथ नहीं, सारे मैनेजमेंट का हाथ है। पेस्टल करके रखना, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को आइडेंटिफाई करना, उसके मुताबिक प्लानिंग करना, इन्वेस्टमेंट करना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी थी। जी वसी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, मैं तो कुछ नहीं। सर जी तो सर जो एंटरप्रेन्योर होता है या जिसको हम एंटरप्राइज कहते हैं, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करता है, वो भी तो फिर मैनेजमेंट में ही आया ना, वो भी तो मैनेजर होता है। वो तो अकेला खुद सारा मैनेज कर रहा होता है। यस सर, तो टॉप मैनेजर तो वही हुआ ना सर फिर आपका उस बिजनेस का एंटरप्रेन्योर। मैनेजर होते ही अकेला वही है। आप सोल ट्रेडर की बात कर रहे हैं ना? नहीं सर, किसी भी बिजनेस में। रिपीट कीजिएगा अपना क्वेश्चन। फिर किसी भी बिजनेस में जो एक बंदा या ग्रुप ऑफ पीपल जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, लैंड, लेबर और कैपिटल को जो कंबाइन करते हैं, वही मैनेजर्स भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो एंटरप्रेन्योर होता है सर, वो खुद भी तो मैनेजर होता है अगर वो खुद अपना बिजनेस एक्टिवली रन ना भी कर रहा हो। ऐसे ही अब मैनेजमेंट की लेयर्स होती है ना, वो लेयर्स हमने पढ़नी है। हम इन सबको देखेंगे, प्लेस करेंगे उन लेयर्स में कि टॉप मैनेजर्स कौन से हैं, मिडिल कौन से हैं, फ्रंट लाइन कौन से हैं। अब बेटा मैनेजमेंट आपकी बुक में उसने कई एग्जांपल्स दी हुई हैं। एक उसने वॉलमार्ट की एग्जांपल दी है कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट लेके वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिटेलर, एक उसने फ्रेंचाइज बना ली वॉलमार्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ गुड एग्जांपल्स। फिर उसने आईबीएम की एग्जांपल दी है कि आज वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सर्विसेज का दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी है। फिर जनरल इलेक्ट्रिक की एग्जांपल दी हुई है। फिर स्टीव जॉब्स की और एप्पल कंप्यूटर की एग्जांपल दी हुई है कि ये इनकी अच्छी मैनेजमेंट थी जिसकी वजह से ये लोग यहां तक पहुंचे। अब बेटा
एक और डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट जो इसने मैनेजमेंट का दिया आपकी बुक में वो डिस्कस करता है। वो कहता है कि मैनेजमेंट इज अ 5 स्टेप प्रोसेस। सर ये जनरल इलेक्ट्रिक को थोड़ा सा सर एक्सप्लेन कर दें प्लीज। जनरल इलेक्ट्रिक वाली एग्जांपल, re-energize General Electric, transforming a worn-out engineering conglomerate into efficient, vibrant entrepreneurial enterprise that set the standard for excellence and expanded many industries as well. बेटा ये किसका मैनेजर है जिसकी इन्होंने एग्जांपल दी है कि इसने किस चीज को, ये जो हमारे पास जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी थी जो कि बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, वोन आउट थी, कोई डेड किस्म की कंपनी थी, इसमें इसने क्या किया, इंजीनियरिंग कंपनी थी, इसको रिस्ट्रक्चर किया, इसको अच्छे तरीके से मैनेज किया। कॉन्ग्लोमरेट कहते हैं बेटा स्कैटर्ड हो जो चीज बिखरी पड़ी हो, उसको इकट्ठा किया और ऐसे मैनेज किया कि उससे कई और इंडस्ट्रीज में भी इन्वेस्ट कर सके। ये बस सक्सेस स्टोरीज लिखी हैं। आप पाकिस्तान में से कुछ सक्सेस स्टोरीज लिख सकते हैं। ओके सर। पाकिस्तान की कौन सी ब्रांड की एग्जांपल दें? कौन सी कंपनी की एग्जांपल दी जाए, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल दी जाए? सर मोबीलिंक। मोबिलिंक? यस सर। अच्छा, और किसकी एग्जांपल दे? एक्वायर करके जिन्होंने बिजनेस अपना एनहांस किया उसकी बात आप कर सकते हैं हमजा। और HBL सर। HBL? यस सर। काफी ऑपरेशंस इसके एक्सपैंड हो चुके हैं। अब बेटा स्कैम्स की एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। स्कैम स्टार्ट हुआ था एक छोटे से कैंपस से, अब जो स्कैम्स के ओनर हैं उनका एंटरप्राइज देखें तो काफी बढ़ चुका है। सिर्फ स्कैम स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी के रावलपिंडी इस्लामाबाद में 3 कैंपसेस हैं, स्कैम्स के स्कूल्स के 4 कैंपसेस हैं, IIUI के स्कूल्स की ब्रांचेस जो इन्होंने ली हुई हैं अपने लिए वो 5 कैंपसेस हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के 3 कैंपसेस बनाए हैं। तो ये अच्छी मैनेजमेंट से एक स्कैम से स्टार्ट हो गया, इतना सारा एक्सपैंड हुआ है ऑपरेशन। मुझे पता है आप लोग कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं रहे। जब मैंने अच्छी मैनेजमेंट कहा है तो आजकल बहुत बच्चों को इस बात से मसला है स्कैम्स की मैनेजमेंट से। ऐसे ही है। Yes, sir. लिटिल बिट Yes, सर। sir. Yes, sir. अब ये जो आइडिया है हम मैनेजमेंट का 5 स्टेप प्रोसेस का पढ़ रहे हैं, हेनरी फयल्स आइडिया ऑफ मैनेजमेंट। इसने क्या कहा? इसने कहा कि मैनेजमेंट इज अ 5 स्टेप प्रोसेस। 5 स्टेप्स में काम होता है। ये 5 बेसिक काम्स हैं मैनेजमेंट के। कौन कौन से? एक प्लानिंग, फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, क्या करना है, क्या ऐसा किया जाए कि हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सकें फ्यूचर में। डिसाइडिंग इन एडवांस। ये जो आप लोगों ने एनालिसिस पढ़े चैप्टर 2 में, चैप्टर 2 इससे पहले इसीलिए पढ़ा चैप्टर 1 से।
कि मैं एग्जांपल दे सकूं आप लोगों को। ये जो पैस्टल किया जाता है वो क्या प्लानिंग हो रही होती है इन एडवांस कि फ्यूचर में ये जो चेंजेस हमें नजर आ रही है, एनवायरमेंट में ये जो चेंजेस नजर आ रही है, इसका फ्यूचर इम्पैक्ट क्या होना है हमारे बिजनेस पे, तो हमें उसके हवाले से कैसी प्लानिंग करनी चाहिए। कोविड नया नया जब पाकिस्तान में भी स्टार्ट हुआ तो हम लोगों की मीटिंग हुई, बैठ के ये डिसीजन लिया गया कि क्या किया जाए ऐसा कि हम इससे निपट सकें, इसकी सिवियरिटी क्या है। डेमोक्रेटिक वे में स्कैंस ने तारीख में पहली बार ये डिसीजन लिया है। इससे पहले कि कोई और इंस्टीट्यूट ऑनलाइन की तरफ जाए, हम अपनी तैयारी पहले से ही कर लेते हैं। जैसे ही गवर्नमेंट ने कहा हमारे पास ऑनलाइन का सारा जो स्ट्रक्चर है वो तैयार पड़ा। तो प्लानिंग में क्या किया जाता है कि मैनेजर हैज टू प्लान इन एडवांस कि फ्यूचर में क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। फ्यूचर एक्शंस को, उसकी टाइमिंग को, उसकी मेथोडोलॉजी को प्लान किया जाता है। फिर मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है? ऑर्गेनाइज करना है। चीजों को ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइजिंग को हेनरी फेवल ने कैसे डिफाइन किया? ऑर्गेनाइजिंग का उसने मतलब ये लिया, मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। ऐसे ही है, हम जब आपको इस वर्ड का बेसिक मीनिंग यही है, ऑर्गेनाइज करने का मकसद यही होता है कि किसी चीज से मैक्सिमम यूटिलिटी ली जा सके। आपको टीचर अक्सर कह रहे होते हैं अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लो, अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लो, अपने टाइम को ऑर्गेनाइज कर लो, ताकि आप हर एक चीज प्रॉपर प्लेस पे हो, आपका टाइम, आपके प्रेफरेंसेस प्रॉपर प्लेस में हो, प्रॉपर उसको डिफाइन हो, आपके सारे वेरिएबल्स जिनके थ्रू आप काम कर रहे हैं, ताकि अपने टाइम की मैक्सिमम यूटिलिटी हासिल कर सकें। तो अभी तक हेनरी फेवल के आइडिया के मुताबिक मैनेजमेंट क्या है? चीजों को एंटीसिपेट करना और सारा कुछ ऑर्गेनाइज करना ताकि रिसोर्सेज से मैक्सिमम यूटिलिटी आ सके। फिर डायरेक्टिंग, तीसरा स्टेप क्या कहता है? डायरेक्टिंग। डायरेक्शंस लोगों को दी जाती हैं, लोगों को इंस्ट्रक्शंस देना, डायरेक्ट करना, ट्रेन करना, कंट्रोल करना। खैर कंट्रोल को हम अलग पढ़ेंगे। गाइड करना। मैनेजमेंट क्या करती है? कि मैनेजमेंट हमने कहा था कि ह्यूमन रिसोर्सेज को भी मैनेज करती है। तो उसमें क्या होता है कि वो अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को इंस्ट्रक्शंस देती है, उनके लिए जॉब डिसाइड करती है कि हाँ भाई इस पर्सन की स्पेशलिटी ये है, इससे ये काम कराना है, ये पर्सन इस काम को हैंडल कर लेगा, इससे ये काम कराना है। डिसीजंस मैनेजमेंट ले रही है, उन्हें ट्रेन करना है। हाँ जी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के मुताबिक ये काम ऐसे होगा तो आपने ऐसे लेके चलना है। मैं जब नया नया स्कैन में आया था तो मुझे बताया गया था कि यहाँ पे काम करने का तरीका ये है सर कि आप चाहे आपको मसला है कि फंक्शनल इंग्लिश आप कहते हैं ऐसे नहीं पढ़ाई जाती कि हम स्टार्ट ही टेंसेस से ले रहे हों। आप चाहे कहना चाह रहे हैं कि पहले पार्ट ऑफ स्पीच की डिटेल बनाने दें, पढ़ाने दें, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या चलता है कि पहले टेंसेस पढ़ाने, अपने ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के बारे में ट्रेन करते हैं, अपने ऑपरेशंस के बारे में ट्रेन करते हैं और गाइडेंस देते रहते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट, डिफरेंट मैनेजमेंट स्टाइल्स हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनमें गाइडेंस मिलती है, कुछ ऐसे हैं जिनमें वन टाइम मिलती है, उसके बाद नहीं मिलती। फिर मैनेजमेंट का काम है, हमने ये यहां से मिटा दिया, मैंने वो डेफिनेशन जो दूसरी पढ़ी थी हमने। चौथा स्टेप क्या कहता है? कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेटिंग। हमने यहाँ जो डेफिनेशन लिखी थी उसमें हमने क्या कहा था? गेटिंग पीपल टू वर्क हार्मोनियसली टुगेदर।
हार्मनी क्रिएट करना, कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना, लोगों की एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज करना, अपने स्टाफ में सिनर्जी क्रिएट करना है। सिनर्जी क्या आती है? सिंक्रोनाइजेशन प्लस एनर्जी। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एनर्जी। अब ये सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एनर्जी, सिनर्जी का बेसिक ऑफ मैनेजमेंट में फायदा क्या होगा मेरे बाप? सर कोऑर्डिनेशन बेहतर हो जाएगी। कोऑर्डिनेशन बेहतर होगी तो फायदा ये है कि हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनकी भी ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगी। जब कंबाइंड एफर्ट होगी, कलेक्टिव एफर्ट होगी और एक दूसरे के साथ सिनर्जी में कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगी, कम टाइम में ज्यादा बेहतर तरीके से अच्छा काम होगा। तो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज की भी ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगी। पांचवा स्टेप क्या है? कंट्रोल करना। कंट्रोलिंग। इसको मैं क्या कह सकता हूं? मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, असेसमेंट। बिहेवियर्स को देखना, कंप्लायंस को देखना, उनको हर पर्सन को, हर एम्प्लॉय को जो ऑब्जेक्टिव्स असाइन हुए उनकी अचीवमेंट को मॉनिटर करना, असेस करना, ये सारा भी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में आता है। तो हेनरी फेयोल के मुताबिक ये मैनेजमेंट क्या है, मैनेजरियल टास्क क्या है? ये 5 हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। कोई सवाल है? सर जी हमजा। सर जी जरा एक दफ़ा ये सिंक्रोनाइज और ये सिनर्जी जरा एक दफ़ा बता दें प्लीज। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एनर्जी। नहीं सर, ये सिंक्रोनाइजिंग और ये सिनर्जी, ये सिंक्रोनाइज करना लोगों को, लोग जब सिंक्रोनाइज होंगे तो सिनर्जी क्रिएट होगी। सिंक्रोनाइज करना, देखो आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तुम अलग काम कर रहे हैं, तुम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो, मैं सेल्स डिपार्टमेंट में हूँ, तुम अपनी एफर्ट कर रहे हो, मैं अपनी एफर्ट कर रहा हूँ, हम दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा। अगर कोऑर्डिनेशन है, एक छोटी सी एग्जांपल है, तो आप काम कर रहे हो अपना, आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और प्राइसिंग में बैठे हुए और आपने ये रियलाइज किया कि प्राइस इंक्रीज करनी चाहिए। आपने प्राइस इंक्रीज करने के लिए जो है तो कॉस्ट को मिनिमम करते करते आपको महसूस हो कि प्राइस में इंक्रीज आ रहा है, फिर भी आपने प्राइस इंक्रीज की। आप ऑर्गेनाइजेशन के भले के लिए काम कर रहे हो। मैं सेल्स डिपार्टमेंट का हेड बैठा हुआ एड़ी चोटी को जोर लगाए जा रहा हूँ, लेकिन प्राइस बढ़ने से सेल्स नहीं बढ़ रही। एफर्ट आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, जस्ट सिंक्रोनाइज नहीं है। सिंक्रोनाइज कैसे होती है? अगर आप ऐसी सिचुएशन होती है, आप कहते हैं, मुझसे कम्युनिकेट करते हैं कि हमें प्राइस बढ़ाने की जरूरत है, मैं और आप मिलकर बैठते और ये डिसाइड करते कि प्राइस तो बढ़ानी है लेकिन कस्टमर भी नहीं खोना चाहते, तो ऐसा क्या किया जाए कि कस्टमर हाई प्राइस पे भी ये चीज खरीदने को तैयार हो जाए। चाय में बैठ के आपको जस्ट ये कहता है कि पैकिंग थोड़ी सी चेंज कर दो, पैकिंग का कलर चेंज कर दो और ऊपर लिख दो न्यू एंड इम्प्रूव्ड। तो अब क्या, मेरी प्लानिंग, आपकी प्लानिंग, हम दोनों की स्ट्रेटजीज जब सिंक्रोनाइज हो जाएंगी तो उसकी आउटपुट ज्यादा पॉजिटिव मिलेगी। क्लियर? यस सर, ठीक है। और किसी का कोई सवाल? नहीं? फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ डिस्कस करते हैं, बुक में तो इतना खास नहीं कि मैं उसके बारे में, लेकिन आगे हमारे काम आना है। आप लोगों से मैं पूछता हूँ कि
आपके ख्याल में, बेटा फील फ्री टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, आपके ख्याल में एक मैनेजर में और एक लीडर में क्या कोई फर्क है या नहीं है? सर मैनेजर भी तो मोटिवेट करता है ना अपने एम्प्लॉयज को, और थोड़ा लीडर सा तो ऊंचा बोलिएगा, जी सर। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, मुझे सुनाई नहीं दिया। सर वो मैनेजर भी तो अपने एम्प्लॉयज वगैरह को मोटिवेट करता है ना काम करने के लिए, और लीडर का काम ही यही है सर, वो मोटिवेट करना अपने एम्प्लॉयज को। तो मतलब मैनेजर और लीडर सेम हुए? सर मैनेजर सिर्फ डायरेक्ट करता है और ऑर्डर करता है, जबकि लीडर साथ करता है काम। लीडर पार्टिसिपेटिव होता है ज्यादा, ठीक है। और सर वैसे नेसेसरीली तो नहीं ऐसा हो सकता कि मैनेजर भी जो है वो लीडर हो सकता है, मैनेजर को भी लीडर लगाते हैं प्रोजेक्ट्स मैनेजर में में से। लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। अच्छा मैनेजर वो है जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज होंगी। और कोई कुछ कहना चाहे? मोहम्मद यूसुफ आया? मोहम्मद यूसुफ आज चुप हो, आप कुछ बोलो। सर लीडर क्रिएटिव होता है। लीडर क्रिएटिव होता है, बिल्कुल। मैनेजर बने बनाए तरीकों को फॉलो कराता है। तो बेटा एक मैनेजर, अच्छा मैनेजर वो है जिसमें लीडरशिप क्वालिटीज हो। क्यों? क्योंकि लीडर का काम क्या है? लोगों को इंस्पायर करना, लोगों को मोटिवेट करना। एक लीडर एक ऐसा पर्सन होता है जिसकी वजह से लोग मोटिवेट होकर काम करते हैं। तो मैनेजर ने जब लोगों को मैनेज करना है तो उसमें मोटिवेशन की और इंस्पिरेशन उसमें होनी चाहिए। लेकिन एक जो खास फर्क है जिसको एक सेंटेंस में हम लोग मैनेजमेंट के लोग अक्सर कहा करते हैं, वो ये है कि लीडर डज द राइट थिंग्स। लीडर वो करता है जो सही होता है, मैनेजर डज थिंग्स राइट। मैनेजर का काम है चीजों को सही तरीके से करना और कराना। लीडर का काम है सही काम कराना, जो सही है, जो बेहतर है। तो क्या होता है कि मैनेजर में हमारे में ज्यादा क्वालिटीज किस चीज की आती हैं? असेसमेंट की, कंट्रोलिंग की, पॉलिसी फॉलो हो रही है या नहीं, ऐसा हो रहा है या नहीं। अब अगर मेरा मैनेजर एक बिल्कुल ऐसा पर्सन हो जिसकी पर्सनैलिटी में मैनेजर की क्वालिटी ज्यादा हो, वो मुझे कहेगा राइट खान जो भी है लेक्चर प्लान को फॉलो करना है, जिस दिन जो लेक्चर है उसी टॉपिक पे लेक्चर देना है, चाहे उससे पिछले लेक्चर में बच्चे ज्यादा क्लियर उनके माइंड में नहीं थे, वो अगले दिन अब उस लेक्चर का टाइम नहीं है, उसको स्किप करो। ये है डूइंग थिंग्स राइट। जो मेरा एज लीडर होगा वो क्या करेगा? वो कहेगा राइट जिस तरह मैक्सिमम यूटिलिटी निकलती है, जो काम सही है वो करो। तो मैं लगता है कि बच्चों को भी पिछला टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, अगले टॉपिक पे ना जाओ। तो मैनेजर डज थिंग्स राइट वे में करता है, अ लीडर डज द राइट थिंग्स। खैर ये छोटी सी बात थी, अब हम कल इससे कंटिन्यू करेंगे। इसको बेटा पढ़ लीजिएगा, मैं अटेंडेंस लेता हूँ। चैप्टर 2 का टेस्ट वीक के लास्ट में रख लें। मंडे को सही है सर, मंडे को टेस्ट अटेंडेंस में जैसे डेली होता है बेटा, जो बच्चा एब्सेंट होगा उसी का नाम लूंगा।
मोहम्मद अरसलान, अरसलान नहीं है। बिलाल, बिलाल भी नहीं है। मुज्तबा, मुज्तबा भी नहीं है। सरफराज हैं, चल बाकी सारे प्रेजेंट। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर। सर मेरा नाम आ गया अटेंडेंस में? हाँ जी बिल्कुल आ गए। सही है सर। चले ओके गाइस, मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर।